जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आपके अपने स्टडी चैनल सैनिक क्लासेस में। साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यह आशा करता हूं लगातार मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही होगी। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे जीएस को वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से, और उसको बिल्कुल एक सही तरीके से, सही ढंग से जीएस को लगभग सही तरीके से पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और साथियों, आज का ये जो एपिसोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो आप लोग आगे कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि इसके मैं कितने एपिसोड बनाऊँ। जिससे साथियों मुझे यह भी अंदाजा हो जाएगा। साथियों, हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, रामचरितमानस की रचना किसने की। साथियों, मैं जानता हूं कि यह जो क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया है, यह क्वेश्चन काफी इजी है और ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोग बचपन से इस क्वेश्चन के बारे में जान रहे होंगे। लेकिन साथियों, आज हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे और इसके साथ हम लोग इस क्वेश्चन से जुड़े इसी तरीके से क्वेश्चन जो परीक्षा हाल में पूछे जाएंगे हमसे, उनकी भी तैयारी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की। तो साथियों, आप लोगों को मालूम है रामचरितमानस रामचरितमानस जो है, इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। ये आप लोगों को मालूम है। उसके बाद अगर मैं यहीं पर पूछूं कि आपसे रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, अगर मैं यहीं पर पूछूं कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अगर एग्जाम हाल में आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तुलसीदास। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामायण के रचयिता कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? महर्षि वाल्मीकि। अगर आपसे यहीं पर एग्जाम हाल में एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि महाभारत 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 के रचयिता कौन है, यहीं पर एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता साथियों वेद व्यास है। और साथियों, आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है? आपसे एग्जामिनर इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मैं एक प्रश्न आपको बनाकर दिखाता हूँ। प्रश्न क्या रहेगा, एक तरफ मैं लिख देता हूं रचनाएं और दूसरे तरफ से लिख देता हूं संबंध, रचनाएं और संबंध। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया रामायण रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, रामचरितमानस रामचरितमानस, और उसके नीचे मैंने लिख दिया राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और उसके सामने मैंने राइटर्स के नाम लिखे हैं, जैसे कल्हड़, वेद व्यास, तुलसीदास। और उसके बाद मैंने लिखा तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। तो देखेंगे अब हम लोग जैसे रामायण। तो रामायण को हम लोग जानते हैं कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, इसी तरह से हम कुछ इजी और कुछ टफ क्वेश्चन आप कराएंगे, और उन क्वेश्चन को और उनके सारे जितने उन क्वेश्चन से जितने भी जरूरी टॉपिक होंगे उनको हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो के नीचे आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हो उस जगह का नाम और जय हिंद जरूर लिखें। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन क्या लिखा है? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो साथियों, इस
सबसे पहले साथियों हम जानेंगे कि बाबर ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग ये जानेंगे कि बाबर ने किस युद्ध के बाद क्या क्या नीतियां अपनाई, किस तरह से कार्य की, उनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है, बाबर ने खानवा का युद्ध का, किस युद्ध में, खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो 10-5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकते हो उनको भी कराना चाहता हूँ। तो साथियों आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी बाबर के युद्धों को याद करने की। बाबर के युद्धों को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक मैंने क्या बता दी थी, वो ट्रिक थी मेरी 26 में पानी पिया। वो ट्रिक मेरी क्या थी, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चादर ओढ़ी। साथियों 26 में, ठीक है, 28 में घर गया, 28 में चादर ओढ़ी, 28 में चादर ओढ़ी, 29 में घर गया, और 30 में साथियों मर गया। 30 में मर गया। तो साथियों अब हम इस ट्रिक के माध्यम से बाबर के युद्धों और उनके परिणामों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों सबसे पहले मैंने लाइन लिखी है 26 में पानी पिया। पानी पिया का मतलब सबसे पहले साथियों बाबर ने 1526 यानी कि 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। साथियों कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। साथियों कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा था बाबर ने, 1526 में। साथियों इस युद्ध में बाबर के विरोध में कौन था, या फिर बाबर की अपोजिट पार्टी कौन थी, तो बाबर के विपक्ष पार्टी जो थी वो थी इब्राहिम लोदी। तो ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे चलेंगे। इसमें साथियों अगर मैं बात करूं विजय, अगर मैं बात करूं कि इस युद्ध को जीता किसने था, इस युद्ध में विजयी किसकी हुई थी, इस युद्ध को किसने जीता था, तो साथियों इस युद्ध को बाबर ने जीता। इतनी बात आप लोगों को क्लियर करनी है कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीता, बाबर ने जीता। और साथियों इसमें बाबर के दम 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जो किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और बाबर की विजय में बहुत बड़ा हाथ किसका था, मुस्तफा खां और उस्ताद अली को भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी बाबर की विजय में योगदान दिया था। उसके बाद 27 में खाना खाया। खाना खाए का मतलब है कि 1527 यानी कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। साथियों कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। साथियों कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का। अब यहाँ से आपको रखना है 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ। और साथियों खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा। साथियों अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सही से समझना है। 1527 में खाना खाया का मतलब 1527 में किसी कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध साथियों किस किस के बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। साथियों किस किस के बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसी युद्ध में बाबर किसका नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। और इसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है और मुसलमानों से तमगा कर जो एक प्रकार का कर था उसे समाप्त करने की भी घोषणा करता है। कौन से युद्ध में ये करता है साथियों, तमगा कर को समाप्त करता है। कहाँ पर, जब साथियों बाबर राणा सांगा यानी कि खानवा का युद्ध करता है तो वहां पर जिहाद का नारा देता है। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। साथियों क्या याद रखना है आप लोगों को, खानवा का युद्ध जैसे ही बाबर जीतता है उसके बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी, गाजी को उपाधि ली थी। उसके बाद मैंने साथियों बताया था 28 में चादर ओढ़ी, 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का पूरी कहानी आपको मालूम हुई।
27 में खाना खाया, खानवा का पूरी कहानी आपको मालूम। 28 में चादर उड़ी। चादर उड़ी का मतलब 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था साथियों? चंदेरी का युद्ध हुआ था साथियों। 28 में चादर उड़ी का मतलब 1528। साथियों अगर आप लोग सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति सीरियस हैं, जो उनके सपने हैं, जो आपके सपने हैं, तो साथियों चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, साथियों आप अगर उसकी क्लास ज्वाइन करना तो प्लीज कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठना। क्योंकि साथियों आप या मैं, कोई भी इतना ज़्यादा विद्वान नहीं है कि एक बार में सारी चीज़ों को याद कर ले और हमेशा याद रखें। क्योंकि नोट्स बनाने से आपका प्रैक्टिस होगी, आपको एग्जाम में लिखने की तरीके लेंगे। 1528 में चादर ओढ़ी का मतलब क्या हुआ है? चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था साथियों? 1528। अब 1528 में चंदेरी का युद्ध का मतलब क्या है साथियों? यहाँ पर बाबर के सामने कौन होता है? मेदिनी राय। यहाँ पर बाबर के सामने कौन होता है? मेदिनी राय। साथियों यहाँ पर बाबर के सामने कौन होता है? मेदिनी राय। और साथियों इस युद्ध में कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 1528 में घाघरा का युद्ध होता है, इसमें कौन जीतते हैं? बाबर ही जीतते हैं। और ये बाबर और अफगानों के बीच में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक लिखी, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चादर ओढ़ी, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो सबसे पहले हमने जाना कि 26 में पानी पिए का मतलब बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जो बाबर और दिल्ली सल्तनत के जो लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। इसमें बाबर विजयी होते हैं और उनकी विजय में मुस्तफा खां और उस्ताद अली भी उस युद्ध में शामिल होते हैं। उसके बाद साथियों 27 में खाना खाए का मतलब 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। और इसी में बाबर जिहाद का नारा देता है और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि देता है। फिर साथियों मैंने बताया 28 में चादर ओढ़ी। 28 में चादर ओढ़ी का मतलब 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जो किसने जीता? बाबर ने जीता। 29 में घर गया का मतलब 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ और उस युद्ध में भी बाबर ने ही विजय प्राप्त की। और 30 में क्या होता है? 26 दिसंबर 1500। अब 30 में मर गया, इसका मतलब क्या है साथियों? तो 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 को क्या होता है? बाबर का निधन हो जाता है और बाबर को पहले आगरा में दफनाया जाता है। साथियों बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसको काबुल ले जाकर जहां पर वो चुनता है उसके चुने गए स्थान पर दफनाया जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। साथियों इस प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। साथियों ये जो एपिसोड मैं चला रहा हूँ साथियों, इस एपिसोड में आपको अलग अलग विषयों के मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी मैं मल्टीपल प्रैक्टिस यहीं पर कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपको मालूम हो पहले से उनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन पहले से आते हैं। फिर मैं उसी लेवल के ऊपरी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, अगर नहीं आते हैं तो उसी लेवल के क्वेश्चन कराता रहूंगा। और साथियों आप लोगों को यह सीरीज अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके क्या जरूर बताना कि इस सीरीज के कितनी एपिसोड आपको प्रोवाइड करूँ मैं। यही साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ते चलता हूँ। ठीक है, आगे क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन आता है, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? खगोल विज्ञान की भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका यहाँ से पूछा गया है साथियों। तो पंच सिद्धांतिका जो थी उसके रचनाकार कौन थे साथियों? वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। साथियों ये जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है इसके रचनाकार कौन थे? वराहमिहिर। उसके बाद साथियों कुछ अन्य रचनाएं, जिस तरह से पंच सिद्धांतिका से क्वेश्चन बना है उसी तरह से अन्य रचनाओं से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो आपके एग्जाम सेंटर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को जैसे आप अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पंच सिद्धांतिका को क्वेश्चन कराता तो आप लोग सिर्फ पंच सिद्धांतिका पढ़ते और उसको तैयार करके चले जाते। लेकिन साथियों मैंने सोचा कि यहाँ पर मैंने पंच सिद्धांतिका कराए, उसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो एग्जाम में आपकी आ सकती हैं उनको भी करा दिया जाए। तो साथियों जैसे कात्यायन की एक रचना है गार्गी संहिता,
बिहारी की सतसई, सोमेश्वर की कुंती कौमुदी, जयदेव की गीत गोविंद, अश्वघोष बुद्धचरित, बाण भट्ट हरिश्चरित, अमर सिंह अमरकोश, शूद्रक मृच्छकटकम, विशाल दत्त मुद्राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम। अब साथियों हम इन रचनाओं को याद करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आप लोग ये सोचें कि आपको मैं आपके सामने हूँ और आपको ये रचनाएं याद करनी है। तो सबसे पहले साथियों याद करेंगे कात्यायन। कात्यायन ने क्या लिखा था? गार्गी संहिता लिखा था। गार्गी संहिता जो था साथियों एक ज्योतिषी ग्रंथ था। गार्गी संहिता जो था ये साथियों ये एक ज्योतिष ग्रंथ था। इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर बिहारी ने सतसई लिखी, सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर ने किसको लिखा? कीर्ति कौमुदी को। पहले वाली तीन हम पढ़ेंगे, कात्यायन, गार्गी संहिता, बिहारी सतसई, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, जयदेव गीत गोविंद, अश्वघोष बुद्धचरित, बाल भट्ट हरिश्चरित, अमर सिंह अमरकोश, शूद्रक मृच्छकटकम और विशाल दत्त ने मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसी रचनाएं लिखी। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को जितना भी मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लें, क्योंकि साथियों ये चीज भी आपकी परीक्षा के लिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और साथियों आप लोग तो जानते हैं कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि साथियों मैं तो आप लोगों से उम्र में भी छोटा हूँगा, मेरे पास अनुभव भी कम है, बस मुझे पढ़ाने का शौक है। और आप लोगों के सहयोग से जो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया है, उसी के कारण मैं आप लोगों के प्यार आप लोगों से मिलने के। तो आगे बढ़ते हुए साथियों हमारे सामने प्रश्न आता है, मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? यानी कि ये प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से और मराठा साम्राज्य से पूछा गया है। मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो साथियों आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है। मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। साथियों आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको विकल्पों में एक विकल्प मिलेगा अष्टप्रधान। आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था तो अष्टप्रधान। और साथियों अष्टप्रधान में क्या क्या कौन कौन से लोग होते थे, उनके क्या क्या कार्य होते थे, उसके बारे में भी मैंने आगे डिस्कस किया है। तो देखेंगे साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पेशवा। पेशवा कौन होता था साथियों? पेशवा जो होता था वो राज्य का प्रमुख पद होता था और बहुत ही प्रमुख पद होता था साथियों, याद रखना है। पेशवा राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। पेशवा जो होता था वो राज्य का प्रशासक होता था और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत जो सैन्य प्रधान होता था साथियों, सरी ए नौबत। सरी ए नौबत कौन होता था? सैन्य प्रधान, जिसे हम लोग सेनापति भी कह सकते हैं, सेनापति। तो अगर सरी ए नौबत, अगर मैं बात करूं सरी ए नौबत, तो सरी ए नौबत कौन था? सैन्य प्रधान था। इतनी बात आपको क्लियर हुई। सरी ए नौबत कौन था? सैन्य प्रधान था। पेशवा होता था राज्य का प्रशासक और उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। ठीक है साथियों। और मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। आमात्य कौन होता था साथियों? जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। आमात्य कौन होता था साथियों? जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। आमात्य का मतलब जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था, या फिर इसे राजस्व मंत्री भी कहा जा सकता है, या फिर आमत्य को साथियों राजस्व मंत्री भी कहा जाता है। तो साथियों पहले तीन पद आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। दूसरी बात पेशवा, सबसे प्रमुख पद कौन होता है? पेशवा। पेशवा क्या होता है? राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता है। फिर आता है सरी ए नौबत साथियों। सरी ए नौबत जो होता था वो सैन्य प्रधान होता था। और उसके बाद साथियों आमत को राजस्व मंत्री समझ लीजिए। और ये क्या करता था? आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। फिर आता था वाक्यानविश। वाक्यानविश के अंतर्गत सूचना, गुप्तचर एवं संत विग्राहक जैसे कार्य आते थे। फिर आता था विटनेस। विटनेस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को जांचता था। सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और लास्ट में आता था साथियों न्यायाधीश। न्यायाधीश जो होता था वो न्याय का प्रधान होता था। न्यायाधीश क्या होता था? न्याय का प्रधान होता था। तो साथियों अभी तक जो मराठा साम्राज्य से हमारे सामने क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। साथियों हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन था, मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो हमने बताया अष्टप्रधान। उसके बाद साथियों हमने उसके मंत्रिमंडल को देखा। तो सबसे पहले होता था पेशवा। पेशवा राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत होता था सैन्य प्रधान। ठीक है। आमत्य जो होता था वो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यानविश जो होता था वो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्राहक होता था। विटनेस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को
समझता। सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो साथियों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इसी तरह की सीरीज को आगे जारी रखूंगा। जब तक आप जितने एपिसोड कहेंगे मैं इस सीरीज के उतने एपिसोड बनाकर आपको देने का प्रयास करूंगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों आप लोगों को इस सेशन में मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं उस स्थान का नाम तथा जय हिंद जरूर लिखें। और साथियों आप मुझे ये भी बताएं कि मैं आप इस तरह के वीडियो को कितने एपिसोड लेना चाहते हैं। साथियों मैं उतने ही एपिसोड आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा मात्र एक उद्देश्य है, आपकी तैयारी भारत का निर्माण होना चाहिए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की साथियों स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 में। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं और आगे हम बारी बारी से अन्य संगठनों के बारे में जानते हैं। साथियों तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आगे जिक्र कर दिया है। तो साथियों एक संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन साथियों 1815 में राजा राजमोहन राय ने किया। फिर आता है साथियों वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज का गठन भी 1825 में राजा राजमोहन राय के द्वारा किया गया। फिर आता है साथियों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है वो 1828 में राजा राजमोहन राय के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है साथियों सत्यशोधक समाज जो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है साथियों हिंदू महासभा जो जिसका गठन 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। फिर आता है रामकृष्ण मिशन जो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया। अब साथियों हम लोग बारी बारी से इन सारे चीज़ों को जितने भी मैंने ये महत्वपूर्ण संगठन के नोट्स बनाए हैं इनको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और उसे भी धमाकेदार तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। यानी कि एग्जाम का कोई भी ऐसा प्रश्न छूटा मैं आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत तैयारी हो, बेजोड़ तैयारी हो। साथियों आप एग्जाम में इतनी अच्छी तरीके से तैयार होकर जाएं कि आप फाइनल पहली बार में ही सिलेक्शन लें। अगर आपका ये अंतिम प्रयास हो तो अंतिम बार में सिलेक्शन लें, दूसरा प्रयास हो तो दूसरी बार में सिलेक्शन लें। साथियों लेकिन आप हर हालत में सिलेक्शन लें, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन। तो साथियों मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। फिर आत्मीय सभा, आत्मीय सभा जो थी उसका गठन राजा राजमोहन राय ने किया 1815 में। फिर आ जाता है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज का गठन राजा राजमोहन राय ने किया 1825 में। फिर आते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राजमोहन राय के द्वारा 1828 में की गई। फिर आते हैं सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। फिर आते हैं हिंदू महासभा जिसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की। फिर आता है रामकृष्ण मिशन जो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे की। साथियों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था। तो साथियों इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में जो महिला लंबे समय तक अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा जाता था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है, ऋग्वेद काल में जो महिला लंबे समय तक अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। उसे अमाजू कहा जाता था। साथियों याद रखना है, ऋग्वेद काल में जो महिला लंबे समय तक अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। साथियों प्रश्न क्या पूछा गया है, ऋग्वेद काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? को कहा जाता था तो क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। साथियों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जितनी भी वीडियो मैंने आपको बताई है सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही, सेशन आपको पसंद आ रहा है
तो साथियों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साथियों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। साथियों इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऋग्वेद काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू। आगे बढ़ती हैं साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो साथियों याद रखना है, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है साथियों, ये फ्रांस की राज्य क्रांति का है। साथियों किस क्रांति का है? फ्रांस की राज्य क्रांति का है, जो साथियों 1789 में कब हुई थी? 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। यदि चीजें आपको क्लियर करना है। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो आपको याद रखना है, समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है, जो 1789 में हुई और लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इतनी चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गई साथियों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा होगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो साथियों अगला प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो साथियों आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, कौन सा मंडल? नवा मंडल किसको समर्पित किया गया है? सोम को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का नवा मंडल साथियों किसको समर्पित किया गया है? सोम को समर्पित किया गया है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित किया गया है? सोम को समर्पित किया गया। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। साथियों याद रखना है, ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित किया गया? सोम को। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का 10वें मंडल में साथियों 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो साथियों फिर से हम देखेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। तीसरे मंडल को गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को रखा गया है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को रखा गया है। साथियों इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों अगर आप लोगों को ये वाली ऋग्वेद वगैरह पढ़ना है तो ऋग्वेद में सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक है। तीसरा मंडल किसको समर्पित? तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। साथियों इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है ऋग्वैदिक काव्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की, तो साथियों ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। साथियों क्या था? पशुपालन। अगर मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूं और आर्यों के मुख्य व्यवसाय की बात करूं तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और साथियों ये लोग गाय को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और गाय के लिए अधन्या शब्द का भी प्रयोग किया है। और अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य। तो सबसे पहले साथियों हम फिर से समझेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य स्रोत मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। और उसके बाद साथियों इसमें गाय को क्या कहा जाता था? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। अगर कोई भी व्यक्ति गाय को मारता था तो उसे मृत्युदंड या फिर उसे देश से बाहर निकाल देने की सजा की व्यवस्था भी की गई थी। तो साथियों आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था और गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
साथियों आपकी स्क्रीन पर फिर एक दमदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये है कि CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है और आप लोगों में से जिसको भी ये क्वेश्चन आता हो साथियों प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर देखें और मैं देखना चाहूंगा किन किन व्यक्तियों को क्वेश्चन आता है कि CIA किस देश की एजेंसी है। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे CIA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। साथियों इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का फुल फॉर्म। और साथियों ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है। तो साथियों ये गुप्तचर संस्था है USA की। साथियों ये गुप्तचर संस्था कहाँ की है USA की। तो सबसे पहले हम जानेंगे CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो USA की एक संस्था है। कहाँ की संस्था है USA की एक संस्था है। आपको याद रखना है ये बढ़िया प्रश्न है कि CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे CIA का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कहाँ की गुप्तचर संस्था है USA की। उसके बाद साथियों आप लोगों को याद रखना है कि USA की एक और गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है FBI। क्या नाम है FBI का मतलब क्या हुआ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो साथियों चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेनी है। पहली चीज CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। तो साथियों आपको याद रखना है CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कहाँ की एजेंसी है USA की। और इसका ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो USA की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है वो है FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथियों फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत की एजेंसियों के ऊपर। तो भारत की एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इजराइल की बात करें तो इजराइल में मोसाद और पाकिस्तान की बात करें तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसको ISI कहते हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूं CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। तो CIA जो है वो USA की गुप्तचर एजेंसी है। और CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद USA की एक और गुप्तचर एजेंसी है जिसका नाम है FBI जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CIA इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ की है USA की। उसी के द्वारा एक और है उसका नाम क्या है FBI कहाँ की है USA की ही है। और FBI का फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर हम बात करते हैं भारत में। तो भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इजराइल की बात करें तो इजराइल में मोसाद और पाकिस्तान की बात करें तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों ये प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ ही हम अपनी इस क्लास को खत्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों ये प्रश्न है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है जो यजुर्वेद है साथियों यजुर्वेद है साथियों यजुर्वेद किसमें रचित है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य साथियों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं साथियों अर्धवर्यु कहते हैं साथियों। अब इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि साथियों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम इस क्लास को आगे जारी नहीं रख सकेंगे जिसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा।